हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और एक ग्वाला अपने पशुओं को चारा देकर सो गया। अचानक आधी रात को एक धमाके से उसकी नींद खुल गई। उन्नीस पशु मर गए। पर आखिर ये धमाका कैसे हुआ? कैसे एक शांत से दिखने वाले गांव में एक विशालकाय प्लेन क्रैश हो गया? जानेंगे पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। 28 मई 1968 जकार्ता इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंडोनेशिया। इस कहानी की शुरुआत होती है इंडोनेशिया के जकार्ता एयरपोर्ट से, जहां 4 इंजन का CV990 मॉडल का एक विमान उड़ान की तैयारी कर रहा था। आपको बता दें कि यह विमान बेहद पुराना विमान है और क्योंकि यह विमान हमारे पास नहीं है, इसलिए इस पूरे वीडियो में हम इसी से मिलता जुलता बोइंग 747 प्लेन उड़ाने वाले हैं। खैर, आते हैं कहानी में। इस प्लेन को गरुड़ा इंटरनेशनल एयरवेज ऑपरेट कर रही थी। ये फ्लाइट बेहद लंबी फ्लाइट थी। इस प्लेन को इंडोनेशिया से सिंगापुर, थाईलैंड, इंडिया, पाकिस्तान से होते हुए यूनाइटेड अरब रिपब्लिक और फिर इटली से नीदरलैंड जाना था। जब एक फ्लाइट इतनी लंबी हो तो बीच बीच में फ्यूल भी डालना पड़ता है और जो पायलट्स और केबिन क्रू होते हैं वो भी इतनी देरी तक प्लेन नहीं उड़ा सकते, इसलिए ऐसे लॉन्ग फ्लाइट्स में उन्हें एक्सचेंज कर दिया जाता है। गरुड़ा एयर के साथ भी ऐसा ही था। प्लेन में 15 पैसेंजर्स थे जबकि 14 क्रू मेंबर्स थे। इतने लोग बस इसलिए थे क्योंकि ये फ्लाइट बहुत लंबी होने वाली थी। फाइनली सब कुछ प्लान के हिसाब से ये प्लेन उड़ान भरा। सिंगापुर, थाईलैंड के बाद ये रात के करीब 1:45 में बम्बई के सेंटा क्रूज एयरपोर्ट में ये लैंडिंग की तैयारी करने लगा। ये बम्बई आज मुंबई के नाम से जाना जाता है। वहीं सेंटा क्रूज एयरपोर्ट को आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। फाइनली बिना किसी प्रॉब्लम के ये प्लेन लैंड कर गया। ये जो 14 क्रू मेंबर्स थे जो अब तक प्लेन को ऑपरेट कर रहे थे, उन्हें और 2 बार प्लेन को उड़ाना था। इंडिया से पाकिस्तान और पाकिस्तान से कायरो इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जाकर लैंड करना था, जो कि यूनाइटेड अरब रिपब्लिक में है। यहाँ पर ये सारे 14 क्रू मेंबर्स को उतर जाना था और इनके बदले दूसरे पायलट्स और केबिन क्रू को आगे के सफर को जारी रखना था। लेकिन फिलहाल इस प्लेन को बम्बई के सेंटा क्रूज एयरपोर्ट में काफी वक्त लगने वाला था, क्योंकि यहाँ पर प्लेन को रिफ्यूलिंग करने का प्लान बनाया गया। पायलट ने ग्राउंड क्रू से कांटेक्ट किया कि हमें फ्यूल चाहिए। कुछ देर में फ्यूल वाली गाड़ी आ गई। प्लेन के विंग्स में फ्यूल भरा जाने लगा। ये सब करने में करीब आधे घंटे का वक्त लग गया। पायलट ने भी अपने कॉकपिट में फ्यूल को कैलकुलेट किया। सब कुछ ओके होने के बाद फाइनली फ्यूल वाली ट्रक चली गई और गरुड़ा एयर उड़ान भरने के लिए तैयार हो गया। ATC ने टेक ऑफ करने का परमिशन दे दिया। रात के अंधेरे में ये प्लेन रनवे पर रन करते हुए टेक ऑफ कर गया। ATC लगातार प्लेन से संपर्क बनाए हुए थे, पर अचानक से पायलट की आवाज आनी बंद हो गई। ATC का कांटेक्ट प्लेन से टूट गया। क्या हुआ क्या नहीं, कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। घड़ी की हर एक टिक टिक किसी अनहोनी की ओर संकेत कर रही थी। 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट। इसके बाद ATC को अनेकों रेडियो कॉल आने लगा। ये प्लेन करीब 2.5 किलोमीटर दूर क्रैश हो गया। बचाव दल लोकेशन पर पहुंच गए, लेकिन प्लेन चूर चूर होकर जल रहा था। भीषण आग लगी हुई थी। कई घंटों बाद आग पर काबू पा लिया गया, पर किसी भी पैसेंजर्स की बचने की कोई भी उम्मीद नहीं थी। इनफैक्ट प्लेन चूर चूर हो सकता है तो भाई एक इंसान किस मिट्टी का बना है। प्लेन का मलबा घंटों तक जलता रहा। प्लेन में बैठे सारे लोग बुरी तरीके से जल चुके थे। न सिर्फ फ्लाइट में बैठे लोग, बल्कि प्लेन जहां गिरा था बेलालपाड़ा विलेज में, वहां भी 17 लोग बुरी तरीके से जख्मी हो गए। इन 17 लोगों में से 3 लोगों की हालत बेहद क्रिटिकल हो गई। तीनों को हॉस्पिटल ले जाया गया। इसी दौरान एक की मौत हो गई और दोनों को बचा लिया गया। इस हादसे में कुल 30 लोग मारे गए। घटना की अगली सुबह
इन्वेस्टिगेशन का काम शुरू हो गया। दोस्तों, टेक ऑफ के दौरान अगर कोई हादसा हो जाए तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी कि वो स्लो स्पीड स्टॉल की वजह से होता है। मतलब कि प्लेन अपने मिनिमम स्पीड से भी नीचे आ जाता है और उस वक्त प्लेन को लिफ्ट मिलना बंद हो जाता है। टेक ऑफ के दौरान अगर लिफ्ट मिलना बंद हो जाए तो पायलट के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो दोबारा से प्लेन को स्टॉल कंडीशन से रिकवर कर सके। नतीजा प्लेन हादसा। इन्वेस्टिगेटर्स का पहला शक इसी बात पर था कि कहीं ये अपने तय किए स्पीड से धीमा तो नहीं फ्लाई कर रहा था। इसके लिए उन्होंने एटीसी के कॉल रिकॉर्डिंग को सुना। जब कभी भी प्लेन स्टॉल में जा रहा होता है तब कॉकपिट में ये अलार्म बजने लगता है। पर एटीसी के रिकॉर्डिंग में कहीं भी ये आवाज नहीं थी, यानी कि प्लेन में सब कुछ ठीक था, कुछ भी अचानक से नहीं हुआ। तो फिर आखिर इस प्लेन के साथ क्या और कैसे हुआ? क्या प्लेन में कोई एक्सप्लोसिव रखा गया था? इस रिकॉर्डिंग में धमाके की आवाज तो रिकॉर्ड हो गया, पर वो आवाज धरती से टकराने की थी, न कि मिड एयर में ब्लास्ट होने की। यानी कि टक्कर के पहले प्लेन का स्ट्रक्चर बिल्कुल सही सलामत था। इस रिकॉर्डिंग में उन्हें 3 तरह के अलार्म सुनाई दिया, जो एक नई और मिस्टीरियस कहानी बयान कर रहा था। पहले तो मास्टर कॉशन अलार्म बजा, फिर मास्टर वार्निंग अलार्म। इसके करीब 1 मिनट बाद GPWS यानी कि ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम भी बजने लगा। इसके सीक्वेंस को अगर हम समझे तो प्लेन में सबसे पहले छोटी मोटी प्रॉब्लम हुई होगी, इसलिए उस वक्त मास्टर कॉशन अलार्म बजा। इस प्रॉब्लम का समाधान नहीं किया गया और वो प्रॉब्लम बढ़ गई, जिसकी वजह से हमें आगे मास्टर वार्निंग अलार्म सुनाई दिया। इस अलार्म का बजना यानी कि प्लेन में बहुत बड़ी आफत आ चुकी है। यहीं पर प्लेन नीचे गिरने लगा। गिरते हुए प्लेन को देखकर प्लेन के सेंसर्स ने ये डिटेक्ट कर लिया कि जल्द ही ये प्लेन धरती से टकरा जाएगा। इसीलिए GPWS यानी कि ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम भी बजने लगा। पायलट्स को ये बताने की कोशिश करने लगा कि प्लेन तेजी से धरती की ओर जा रहा है, जल्दी से इसके नोज को ऊपर करो, यानी कि पुल अप करो। मे बी गरुड़ा एयरवेज के साथ कुछ ऐसा ही हुआ होगा। पायलट्स लाचार हो चुके होंगे और वो कुछ भी नहीं कर पाए। पर आखिर ऐसी क्या वजह रही होगी? प्लेन में आखिर क्या प्रॉब्लम हुआ होगा? क्या इस प्लेन के इंजन में कोई खामी थी? इन्वेस्टिगेटर्स का पूरा ध्यान अब प्लेन के इंजन की ओर चला गया। इसकी भी एक बहुत बड़ी वजह है। दरअसल जेट इंजन के शुरुआती दौर से ही इंजन फेलियर एक बहुत बड़ी समस्या थी। सैकड़ों हादसे इंजन फेलियर की वजह से हो चुकी है। उन दिनों जेट इंजन के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। सपोज एक प्लेन में 2 इंजन है और ये प्लेन 30,000 फीट के एल्टीट्यूड पर उड़ान भर रहा है। यहाँ पर एक इंजन डेड हो जाता है। अब यहाँ पर बचा एक इंजन। अब वो प्लेन अकेला इतना पावर जनरेट नहीं कर पाएगा कि वो 30,000 फीट पर उड़ान भर सके। ऐसे में इस प्लेन के एल्टीट्यूड को धीरे धीरे कम करके 15 से 20,000 फीट के एल्टीट्यूड पर लाना पड़ेगा। लेकिन सपोज अगर ये प्लेन माउंट एवरेस्ट के ऊपर से उड़ रहा हो तो क्या होगा? यहाँ पर ये प्लेन 20,000 फीट के एल्टीट्यूड पर आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि खुद माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 20-25 हजार फीट है। ये प्लेन सीधा टकरा जाएगा। इसलिए EDTO ने एक रूल जारी किया है कि भाई 2 इंजन वाले प्लेन सावधान हो जाओ, आपको पहाड़ पर्वतों के ऊपर से उड़ने की इजाजत नहीं दी जाती है। हालांकि आज के वक्त सब कुछ बदल चुका है, लेकिन आज भी लोग YouTube पर गलत जानकारी दे रहे हैं। प्लेन तिब्बत के ऊपर से उड़ान नहीं भर सकता, प्लेन माउंट एवरेस्ट हिमालय के ऊपर से उड़ान नहीं भर सकता, प्लेन ताजमहल के ऊपर से उड़ान नहीं भर सकता। ऐसी बहुत सारी गलत जानकारी है जो YouTube में आज भी फैलाया जा रहा है। इन सारे टॉपिक्स पर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है कि आखिर पूरा का पूरा मांजरा क्या है। उन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वापस आते हैं अपने वीडियो पर। उन दिनों 2 इंजन वाले प्लेन्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। यही वजह है कि उस दशक में 3 इंजन वाले प्लेन्स का बनना शुरू हो गया। ऐसे में अगर एक इंजन भी फेल हो जाए तो वो बड़े ही आसानी से दुनिया के किसी भी लोकेशन में फ्लाई कर सकता है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट ही क्यों ना हो। गरुड़ा इंडोनेशियन एयरवेज इससे एक कदम आगे चल रहा था। इस प्लेन में 3 इंजन नहीं बल्कि 4 इंजन लगाया गया था। एक इंजन फेल हुआ कोई बात नहीं, 2 इंजन फेल हुआ कोई बात नहीं, अब तीसरा और चौथा इंजन फेल होगा नहीं।
क्योंकि भाई एक साथ एक ही समय में चारों का चारों इंजन फेल हो जाए, इसकी संभावना ऑलमोस्ट ना के बराबर है। इसलिए 4 इंजन वाले प्लेन्स को उस वक्त का सबसे सेफ प्लेन माना जाता था। यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर्स को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि चारों के चारों इंजन एक साथ कैसे फेल हो सकता है। उधर कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की रिकॉर्डिंग सामने आ गई। इस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद भी ज्यादा कुछ क्लू नहीं मिल पाया, लेकिन फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर ने एक अजीबोगरीब डाटा रिकॉर्ड किया। FDR के अनुसार इंजन में आग नहीं लगी थी, इंजन में कहीं डैमेज भी नहीं हुआ था, इंजन में सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर भी चारों का चारों इंजन एक साथ बंद पड़ गया। इन चारों इंजन ने धीरे धीरे प्लेन को थ्रस्ट प्रोवाइड करना बंद कर दिया। इतिहास में ऐसी घटना कभी भी देखने सुनने को नहीं मिला। इन्वेस्टिगेटर्स को लगा कि हो सकता है कि मेन फ्यूल पंप में ही खराबी हो गई हो, कचरा जम गया हो जिससे कि वो जाम हो गया और फ्यूल इंजन तक पहुंच ही नहीं पा रहा हो। अगर ऐसा होता है तो चारों का चारों इंजन एक साथ एक ही समय में शट डाउन हो सकता है। लेकिन ये थ्योरी भी ज्यादा देर तक चलने वाली नहीं थी, क्योंकि फ्यूल पंप को जांच करने के बाद ये बात क्लियर हो गया कि फ्यूल पंप में कोई भी खराबी नहीं थी। सब हैरान थे कि आखिर ऐसा हुआ तो कैसे हुआ। इन्वेस्टिगेटर्स को लगने लगा कि हो ना हो प्लेन में फ्यूल खत्म हो गई होगी, पर सोचने वाली बात यह थी कि भाई फ्यूल कैसे खत्म हो सकता है। इसने तो महज 5 मिनट पहले ही फ्यूल डालकर टेक ऑफ किया। ये आराम से 8-10 घंटे उड़ान भर सकता था। इन्वेस्टिगेशन की टीम जितना सोच रही थी, ये केस उससे भी पेचीदा होता जा रहा था। क्या ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूल भरने वाली गाड़ी ने बटन दबाकर फ्यूल तो भर दिया, इंडिकेटर में भी ये शो हो रहा हो कि फ्यूल भरा जा रहा है, लेकिन रियल में प्लेन के टैंक में फ्यूल जा ही नहीं रहा है? क्या ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है? इस बात को भी क्लियर करने के लिए अब उस ग्राउंड क्रू से पूछताछ किया जाने लगा जिसने उस दिन फ्यूल डाला था। उस ग्राउंड क्रू ने कहा कि सर मैं तो टाइम पर पहुंचकर ऑलमोस्ट 90% टैंक को फुल कर दिया, इसका बिल भी है मेरे पास, और कैप्टन ने भी फ्यूल को कैलकुलेट किया। फ्यूल ना भरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब इन्वेस्टिगेशन की एक टीम उस फ्यूल ट्रक की जांच करने लगी। जब उन्होंने ट्रक को देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इतनी बड़ी लापरवाही कोई कैसे कर सकता है? पर आखिर उन्होंने क्या देखा? दोस्तों, वो जो ट्रक था वो एविएशन गैस का ट्रक था, जबकि एक जेट इंजन वाले प्लेन में एवी जेट फ्यूल डाला जाता है। अब यहाँ पर पूरी की पूरी कहानी सामने आ गई। CV990 प्लेन के मॉडल में केरोसिन बेस फ्यूल डाला जाता है, जिसे एवी टूर कहा जाता है, जबकि फ्यूल भरने वाले क्रू ने एवी टूर के जगह एवी गैस प्लेन के टैंक में डाल दिया। एवी गैस यानी कि एविएशन गैस पिस्टन इंजन में डाला जाता है, जबकि एवी टूर यानी कि एविएशन टर्बो फ्यूल, जिसे एविएशन जेट फ्यूल भी कहा जाता है, इस फ्यूल को जेट इंजन में डाला जाता है। इसके नाम से ही साफ साफ पता चल जाता है। लेकिन ग्राउंड क्रू ने गलत फ्यूल एवी गैस डाल दिया। ये तो वही बात हो गई कि पेट्रोल वाली गाड़ी में डीजल डाल दिया गया हो। जेट इंजन में अगर कोई गलत फ्यूल सप्लाई कर दिया जाए तो आखिर क्या होगा? दोस्तों, जब फ्यूल इंजन के कंप्रेसर चैम्बर में जाता है तो यहाँ पर उस फ्यूल को बहुत अधिक मात्रा में कंप्रेस कर दिया जाता है। इसके बाद आगे कंबसन चैम्बर में इस कंप्रेस्ड फ्यूल में आग लग जाती है, या कहीं धमाका होता है। इस धमाके में रिलीज एनर्जी से ही पूरा का पूरा जेट इंजन चलता रहता है। यही इंजन का बेसिक कॉन्सेप्ट है। लेकिन जब जेट इंजन में एवी गैस डाल दिया गया और जब ये गैस कंप्रेसर चैम्बर में पहुंचा तो इसके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। इस फ्यूल का कंप्रेशन रेशियो बहुत कम होता है, इतनी कम कि इसमें तुरंत आग लग जाएगी। अब क्योंकि ये अधिक कंप्रेस नहीं था, इसलिए इंजन में हुआ धमाका बहुत धीमा होगा, इतना धीमा कि वो अधिक एनर्जी जनरेट नहीं कर पाएगा। नतीजा इंजन रन करना ही बंद कर देगा। ठीक ऐसा ही गरुड़ा इंडोनेशियन एयरवेज के साथ भी हुआ। प्लेन में पहले से जो फ्यूल था उससे इंजन तो स्टार्ट हो गया, ये टेक ऑफ भी कर गया, लेकिन जैसे जैसे रॉन्ग फ्यूल यानी कि एवी गैस इंजन तक पहुंचा, वैसे ही लो कंप्रेशन रेशियो की वजह से ये उतना पावर जनरेट नहीं कर पाया कि एक जेट इंजन को रनिंग कंडीशन में रखा जाए। नतीजा एक साथ एक ही समय में चारों का चारों इंजन फेल हो गया। यहाँ पर पायलट्स के पास और कोई भी रास्ता नहीं बचा था।
सिवाय प्लेन को क्रैश कराने का, और अंत में यही हुआ। तो ये थी कहानी गरुड़ा इंडोनेशियन एयरवेज फ्लाइट 892 की। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।